जतिन अब ये बताइए कि 30 नवंबर के रात को आपको कैसा फील हो रहा था, क्योंकि जो आईआईटीज में होती है वो प्लेसमेंट 1 दिसंबर से स्टार्ट होती है, तो वो बहुत टेंस माहौल वाली रात होती है। तो आपको कैसा उस दिन फील हो रहा था? तो एक्चुअल में हुआ क्या था कि मेरा तो कोई इंटरव्यू था ही नहीं डे वन पे 1 दिसंबर को, क्योंकि मेरा कोई एग्ज़ाम क्लियर ही नहीं हो पाया था। इंटेल, क्वालकॉम और टीआई थी उस दिन, 3 कंपनीज़ थी फर्स्ट डे, और तीनों में से किसी का भी एग्ज़ाम नहीं क्लियर हुआ था। तो प्रॉब्लम ये हुई थी कि इंटेल इंटेल में जब नहीं क्लियर हुआ था मेरा, तो मुझे काफ़ी बुरा लगा था, क्योंकि इंटेल में मोस्टली मेरे दोस्तों सबका ही हो गया था। ऑलमोस्ट मैं ही था, और एक तो दोस्तों, जैसा कि मैंने वादा किया था कि मैं और भी लोगों का इंटरव्यू लाऊंगा, तो मैं इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज सैमसंग का इंटरव्यू लाया हूँ। तो माई सेल्फ जितेंद्र कुमार दुबे, और मैंने आईआईटी दिल्ली से एमटेक किया है, एनआईटी सूरत से बीटेक की है, और मैं अभी इंटेल में एज ए प्रोडक्ट डेवलपमेंट इंजीनियर काम कर रहा हूँ। तो मेरे साथ हैं जतिन, ये मेरे ही बैचमेट हैं। तो चलिए उनके पास चलते हैं और उनके बारे में कुछ जानने का ट्राई करते हैं। हाय गाइस, मेरा नाम जतिन शर्मा है, और मैं एज एन आरटीएल इंजीनियर अभी सैमसंग सेमीकंडक्टर इंडिया रिसर्च SSIR में काम कर रहा हूँ। और मैंने अपनी बीटेक 2018 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में कंप्लीट करी, और 2021 में मैंने अपनी एमटेक इन आईईसी कंप्लीट करी। तो जतिन, हमारे जूनियर्स को ये बताइए कि आपने गेट की प्रिपरेशन कैसे की? आपने ड्रॉप तो लिया था या जॉब के साथ की? तो बेसिकली मैंने जॉब के साथ करी थी अपनी प्रिपरेशन। एक्चुअल में मैंने 2018 में भी गेट लिखा था, और अच्छे से प्रिपरेशन करी थी फुल 1 ईयर, 2017 से लेकर 2018। तो उसमें मेरा 453 रैंक था, जिसको मैं अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाया। तो फिर 2019 में भी मैंने गेट लिखने का सोचा, मतलब 2018 में अक्टूबर से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी, और फिर आई गॉट 291 रैंक इन 2019। ओके, तो आपको क्या लगता है कि जॉब के साथ प्रिपरेशन करना थोड़ा हार्ड है और आसान है? आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? जॉब के साथ आई वुड से कि थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आपकी जॉब मतलब टाइमिंग्स कभी कभार ऐसा है कि एक्सटेंड हो जाते हैं ऑफिस टाइमिंग से ज़्यादा, और आपका क्योंकि प्रॉपर शेड्यूल भी नहीं बन पाता है, तो जॉब के साथ थोड़ा एक्सपीरियंस हार्ड रहता है। बट मैंने स्टार्ट भी कर दी थी प्रिपरेशन, और मुझे कॉन्फिडेंस भी था, क्योंकि मैंने 1 साल अच्छे से प्रिपरेशन करी थी। मेरे सब्जेक्ट्स प्रॉपरली मतलब सब मतलब मेरे कंट्रोल में थे, मुझे आते थे। तो वो थोड़ा-सा मेरे पास कॉन्फिडेंस था। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं 2019 में भी गेट लिखूँगा। तो जो ओवरऑल एक्सपीरियंस बताऊँ, अगर अगर आपको आप नए हो और एकदम आप जॉब के साथ स्टार्ट करोगे प्रिपेयर करना, तो और ज़्यादा मुश्किल होगा। मतलब मुझे तो चीज़ें आती थी पहले से, तो मुझे कोई कोचिंग वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं थी, तो मैं खुद ही प्रिपेयर कर लेता था। लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस आई वुड से कि फिर भी वो टफ रहेगा आपके लिए। ओके, तो जतिन का रैंक इम्प्रूव हुआ, बहुत अच्छी बात है। और मैं यहाँ पे एक चीज़ पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि ये गेट एग्ज़ाम इलेक्ट्रिकल में लिखे थे, और फिर बाद में इन्होंने एमटेक जो किया वो इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स में किया, मतलब बेसिकली वीएलएसआई प्रोफाइल में ये इन्होंने एमटेक किया और वीएलएसआई प्रोफाइल में ही जॉब लिया। तो जतिन, ये बताइए कि इलेक्ट्रिकल से अगर आप जैसे जो वीएलएसआई है वो इलेक्ट्रॉनिक्स का फील्ड है, तो अगर आप हाँ, वीएलएसआई हाँ। में आते हो तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? ये मैनेजेबल है या नहीं है? क्योंकि कितने जूनियर्स पूछते हैं कि सर मैं इलेक्ट्रिकल से हूँ, वीएलएसआई से करना प्रेफर होगा कि नहीं, मैं कर पाऊंगा कि नहीं? नहीं, मैनेजेबल है, बिल्कुल है, मतलब इतनी मुश्किल नहीं होगी आपको। अ, एक सब्जेक्ट था फर्स्ट सेम में, आई थिंक माइक्रो एंड नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स था हमें। मतलब ईडीसी है वो, जो बेसिकली बीटेक में पढ़ते हैं बच्चे, मतलब मैंने तो नहीं पढ़ा था, बट आई गॉट टू नो लेटर कि बच्चे ये पढ़ते हैं। तो उसमें मुझे थोड़ा मुश्किल लगा था। उसमें फिजिक्स थी, तो वो थोड़ी मुझे मुश्किल लगी थी, क्योंकि सब कुछ एकदम नया था। उसमें जो भी फर्मी लेवल, फर्मी पोटेंशियल, वो सब यूज़ करते थे, तो वो एकदम टर्म्स मुझे दिमाग में बैठ नहीं रही थी। तो वो थोड़ा मुझे मुश्किल, उसमें मुश्किल आई थी। बट
हाँ, और उसकी वजह से मैंने वो फिर फर्स्ट सेम में वो कोर्स ड्रॉप करके कर दिया था, क्योंकि उसमें मुझे लग रहा था मेरा ग्रेड उसमें लो आएगा। तो क्योंकि हमें फिर उसके साथ हमें फर्स्ट सेम, बेसिकली फर्स्ट सेम भी मुश्किल होगा जो भी होगा। तो उसमें फिर हमें फर्स्ट सेम में एनालॉग और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और मॉस वीएलएसआई करके एक सब्जेक्ट था। तो फिर वो दो भी बहुत मुश्किल सब्जेक्ट थे, तो मैंने फिर उन्हीं पे अपना फोकस बना के रखा। और फिर मेरा अच्छी फर्स्ट सेम में 8.33 सीजीपीए आ गई थी। तो बिल्कुल मैनेजेबल है। मेरे साथ बल्कि 2 और लोग थे इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रिकल ब्रांच से, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा किया है। तो अगर आप हुँ, इलेक्ट्रिकल से हो तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, हाँ, आप वीएलएसआई फिर प्रोफाइल हाँ, में आ सकते हो, डेफिनेटली आ सकते हो। और ये जो एक सब्जेक्ट का बात कर रहे हैं वो बेसिकली हुँ, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट है, जो ईसी वाले गेट प्रिपरेशन में भी पढ़ते हैं और बीटेक में भी पढ़ते हैं। तो हुँ, अगर आप ले लेते हो वीएलएसआई और आपके पास 2-3 महीने का गैप रहता है, तो आप बेसिकली अगर वो सब्जेक्ट कर ले तो खुद से भी पढ़ सकते हो एनपीटीएल से, तो आपको एक हुँ। बेस भी बन जाएगा और भी कम डिफिकल्टी आएगी। तो जतीन, आप थोड़ा सैमसंग के बारे में बताइए कि वो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए हायर कर रही है तो क्यों कर रही है, ऐसा क्या करती है उस डोमेन में वो? या तो सैमसंग एक बहुत बड़ा ग्रुप है। उसके मतलब कई सारे डिविजन है, जिसमें सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स एक उनका डिवीजन है। तो उसमें सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स एक्चुअल में हम देखें तो मेमोरी मेमोरी बिजनेस उनका खुद का है। उनका उनकी फाउंड्री भी है खुद की, ऑल ओवर द वर्ल्ड, लोकेशन अलग अलग लोकेशंस पे। और मोबाइल प्रोसेसर में भी है वो, मोबाइल प्रोसेसर भी डिज़ाइन करती है। और कैमरा मॉड्यूल्स, जो कैमरा देखते हो आप मोबाइल फ़ोन्स में, वो लगा होता है आपका। इवन जो व्हीकल्स है, जो ऑटोमोटिव व्हीकल्स कार्स होती है, उसका इंफोटेनमेंट सिस्टम का पूरा सैमसंग आईसीज बनाती है सैमसंग। तो सैमसंग एक बहुत बड़ी कंपनी है, और इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट सेमीकंडक्टर कंपनीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके जतिन। तो जतिन, हमारे जूनियर्स को ये बताइए कि अगर आपको वीएलएसआई प्रोफाइल में जाना है तो कौन कौन से कोर्सेज करने चाहिए जो कि हेल्पफुल होता है? तो बिल्कुल वीएलएसआई प्रोफाइल में अगर मैं उसको डिवाइड कर दूं, तो पहले तो मैं उसको टॉप टॉप लेवल पे एनालॉग और डिजिटल उसमें डिवाइड कर सकता हूँ। तो अगर आपको डिजिटल में जाना है तो आई थिंक फर्स्ट सेम में मॉस वीएलएसआई कोर्स है, वो तो मतलब मस्ट है ही। आपको करना ही चाहिए। और आपको उसके अलावा कोई कोर्स ऐसा था नहीं जो रियली मतलब इंटरव्यूज और उसमें आए। बाकी आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की नॉलेज तो होनी चाहिए, और आपको साथ के साथ वेरिलॉग भी इम्पोर्टेंट है। और वेरिलॉग भी, और आपको अगर सी भी आती हो तो वो भी मतलब यूजफुल चीज़ है। तो आई थिंक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और मॉस वीएलएसआई और वेरिलॉग और सी, ये 4 चीज़ें तो इम्पोर्टेंट है ही। और अगर किसी को एनालॉग प्रोफाइल में जाना हो तो? हाँ, एनालॉग में जाना हो तो आई थिंक एनालॉग आईसी डिज़ाइन तो इम्पोर्टेंट है ही। वो भी फर्स्ट सेम में आ जाता है एनालॉग आईसी डिज़ाइन। और इवन कोई कोर्स जैसे आपको एडीसी वगैरह का कोर्स हो, जैसे मिक्स सिग्नल आईसी, मिक्स सिग्नल सर्किट डिज़ाइन, या सीमॉस आरएफ जो हमें सेकंड सेमेस्टर में था, सीमॉस जो भी आरएफआईसी। सीमॉस आरएफआईसी, तो उनमें से कोई भी 2 कोर्स, क्योंकि वो एक एज प्रोवाइड कर देता है आपको। बेसिक सर्किट से ऊपर एक सिस्टम लेवल की भी नॉलेज हो जाती है, तो वो अच्छी चीज़ है वो। तो ओवरऑल देखें तो ये 2 चीज़, और साथ में अगर टूल्स की बात करूँ तो आपका, अगर आपको लेआउट वगैरह अच्छे से बनाना होता हो तो वो तो बेस्ट है ही। वो एड ऑन एडवांटेज है। वो तो बहुत एडवांटेज। तो ये जैसा जतिन बोल रहे थे मॉस वीएलएसआई, तो कितने कॉलेज में क्या होता है कि वो डिजिटल आईसी डिजाइन के नाम से कोर्सेज है, जैसे हाँ, वो मद्रास में इवन है। एनपीटेल, हाँ, एनपीटीईएल पे मैंने देखा है। तो जतिन, अब ये बताइए कि सैमसंग ने कितने ऑफर्स दिए थे और किस किस प्रोफाइल के लिए आई थी आईआईटी दिल्ली? तो सैमसंग आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद है, हमारे वीएलएसआई के लिए एनालॉग और डिजिटल प्रोफाइल दोनों के लिए आई थी। मे भी हो सकता है सॉफ्टवेयर के लिए भी आई हो, पर मुझे उसका आइडिया नहीं है, याद नहीं है मुझे। पर एनालॉग और डिजिटल दो उसके लिए आई थी।
और दोनों के रिटन टेस्ट अलग थे। दोनों का एकदम प्रोसीजर ही कम्प्लीटली अलग था, सेपरेट ओके। हायरिंग का। हाँ। तो सैमसंग सॉफ्टवेयर के लिए भी आई थी, ये जो जतिन बता रहे हैं ये वीएलएसआई प्रोफाइल के लिए बता रहे हैं। तो वीएलएसआई प्रोफाइल में सैमसंग ने कितने रिक्रूटमेंट किए? टोटल हमारी कॉलेज से हुए टोटल 4 हुए, आई गेस 4। एक एक्चुअल में बीटेक का भी है, वो मुझे बाद में पता चला। बाकी मेरे ब्रांच से ही मेरे साथ 2 लोग और हैं। ओके। तो वो जो आपके ब्रांच है वो डिजिटल प्रोफाइल में है या एनालॉग नहीं, प्रोफाइल वो में? हाँ, वो दोनों का एनालॉग में हुआ है, मेरा डिजिटल डिजिटल में हुआ है। ओके। तो अब आप हाँ। ये बता सकते हैं कि सैमसंग में प्रोसीजर क्या है, क्या क्या होता है? तो आई थिंक उसमें फर्स्ट आपका रिटन टेस्ट होगा, तो एनालॉग का अलग टेस्ट होगा और डिजिटल का अलग टेस्ट होगा। और फिर अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया तो वो आप शॉर्टलिस्ट हो जाओगे। अ, और शॉर्टलिस्ट होने के बाद उनका इंटरव्यू हो जाएगा। तो इंटरव्यू में 2 राउंड्स थे। तो जतिन आप जो सैमसंग के रिटन पेपर्स थे उसका पैटर्न बता सकते हो कैसा था? पैटर्न ऐसा था कि उसमें कोई सेक्शन नहीं थे और पूरा मिक्स्ड अप था। कभी सी का क्वेश्चन आ रहा था, कभी डिजिटल का। और टोटल क्वेश्चन 38 थे और हमें शायद 1 आवर 35 मिनट्स का टाइम दिया था। हाँ, और और क्वेश्चंस कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी मैं बताऊंगा कि इंक्लूड करना चाहूँगा, जैसे एक फीफो होता था उसके भी एक दो क्वेश्चन थे, हाँ, तो आप वो फीफो बता तो सकते वो तो एक अलग से ही टॉपिक वो पढ़ना हैं? पड़ता है, हाँ। वो भी इम्पोर्टेंट है। हाँ। तो और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और सी मेन यही थे 2। हाँ, और बेसिकली अगर आप वो करते हो सैमसंग का पेपर देखते हो तो कोई भी सेक्शन नहीं है जैसा कि जतिन ने बताया, तो आपको थोड़ा टाइम मैनेज करके चलना पड़ेगा। और सब कंपनी में क्या होता है, अलग सेक्शन होते हैं, अलग टाइमिंग होता है, तो एप्टीट्यूड का अलग है, तो आपके ध्यान में केवल एप्टीट्यूड है। बट इसमें एक साथ ही एक पीडीएफ टाइप बोल सकते हो, बट ऑनलाइन पेपर होता है, बट एक साथ स्क्रॉल करोगे सारे क्वेश्चन स्क्रॉल हो जाते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है इसमें। अब जतिन ये बताइए कि रिज्यूमे कैसे बनाते हैं, क्योंकि रिज्यूमे वो चीज़ होती है जो सबसे पहले इंटरव्यूअर के पास जाती है। तो आपका क्या सजेशन रहेगा रिज्यूमे बनाने के बारे में? तो रिज्यूमे बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको बिल्कुल भी मतलब लाइटली नहीं लेना चाहिए। आपको वही प्रोजेक्ट्स डालने हैं जो आपने अच्छे से आते हो आपको और आपने किए हो एक्चुअल में। क्योंकि एक्चुअल होता क्या है कि हम लिख भी, अगर हमने थोड़ा सा भी काम किया तो भी हम उसे लिख देते हैं, पर अल्टीमेटली हम देयर आर चांसेस कि हम वो हमें हम फंस जाए उसमें, वो क्वेश्चन पूछे और हम आंसर ना कर पाए। तो आपको, आपने भले ही 4 प्रोजेक्ट क्यों ना हो, 3 प्रोजेक्ट क्यों ना हो, वो वो अच्छे से आपने किए हो तो आप उसमें लिख सकते हो। इवन आप असाइनमेंट्स भी डाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हमें असाइनमेंट्स भी जो मिलती थी, काफ़ी असाइनमेंट्स इन द सेंस कि जो कोडिंग असाइनमेंट होगी या मैटलैब की कोई असाइनमेंट होगी जो कि अच्छे लेवल की थी काफ़ी, तो वो भी आप डाल सकते हो। जैसे मुझे याद है हमें मिक्स सिग्नल में एक असाइनमेंट मिली थी, तो वो काफ़ी इन्वॉल्विंग थी, तो वो आप डाल सकते हो। और वो भी आप डाल सकते हो। अ, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोजेक्ट्स, इवन असाइनमेंट्स भी काम आती है। और अच्छे से किया हुआ प्रोजेक्ट तो वो डालिए, और अपना, और उसके अलावा अपना थोड़ा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी डालिए, अगर आपने अपने बीटेक में करी हो अगर, तो वो भी डालिए। क्योंकि वो थोड़ा-सा एक आप वो स्टडीज़ के अलावा क्या करते हो वो भी दिखता है, चाहे आपने स्पोर्ट्स खेला हो या कुछ भी किया हो। तो उसका भी आपको एक नॉलेज होनी चाहिए, जैसे आप क्रिकेट अगर खेला है, तो आपको क्रिकेट के बारे में पता होना चाहिए अच्छे से। और उसके अलावा आपको एजुकेशनल बैकग्राउंड डालना है अपना, और आप क्या थीसिस आपकी जो चल रही है अभी एमटेक में, वो उसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है थीसिस को। तो क्योंकि वो क्वेश्चन भी वो कॉमन ही होता है, वो ज़रूर पूछते हैं थीसिस क्या है आपकी। तो उसके बारे में आपको ए टू जेड सब पता होना चाहिए। आप क्या कर रहे हो अभी, क्यों कर रहे हो, आगे क्या करोगे, कहाँ तक प्रोजेक्ट चलेगा, ये कब तक चलेगा, और उसमें इवन टेक्निकल उसका सारा वो सब पता होना चाहिए। और उसके अलावा आप अपना पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक सेक्शन था हमें, तो वो भी आप डाल सकते हो। जैसे टीए अगर आप रहे हो तो टीए का आप डाल सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आई थिंक प्रोजेक्ट का रहता है, तो वो आपको थोड़ा केयरफुली वही डालने हैं जिसमें आप 100% आप श्योर हो।
तो बेसिकली जैसा जतिन बता रहे हैं, ऐसा नहीं करना है कि प्रोजेक्ट में आप 10 डाल दिए और आपको आता है नहीं। तो अगर आपको हाँ 5 ही प्रोजेक्ट आता है तो 5 ही आप डालिए, उसी से आपका हाँ सिलेक्शन हो जाएगा। और हाँ, वही का। जतिन जैसा बता रहे थे कि मेजर प्रोजेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो भी आप हाँ अच्छे से। सबसे। तो बेसिकली क्या होता है कि आईआईटी में इंटरव्यू जो स्टार्ट होता है वो 1 दिसंबर से होता है। तो जो सबसे टेंस वाली रात होती है वो 30 नवंबर की होती है। तो आज हम चलिए जानते हैं जतिन से कि उनका कैसा वो रात गुजरा। तो मैं तो मतलब एक्चुअल में हुआ क्या था मेरे साथ कि फर्स्ट डे मेरे पास कोई कंपनी थी नहीं थी, जो 1 दिसंबर होता है। उस दिन इंटेल, टीआई और कॉलकॉम थी, तीनों में से किसी का भी मेरा रिटर्न नहीं क्लियर हुआ था। तो उसकी वजह से मतलब मैं बैठ नहीं पाया। तो 30 नवंबर को ऐसा कुछ टेंस नहीं था मैं। मेरे लिए फर्स्ट दिसंबर था टेंस वाला। बट इतना कुछ टेंशन लेने की आई थिंक ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत थी हमारे पास देखे तो कंपनीज बहुत सारी थी। और तो उसके लिए आपको बल्कि आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि आपका अगर और लंबा खिंच जाए, मे बी डे 2 में भी ना हो, आपको डे 3 में हो, तो आपको एटलीस्ट इतना अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना चाहिए कि आप कंटिन्यू कर पाओ अपनी प्रिपरेशन। तो फर्स्ट फर्स्ट दिसंबर को तो मैं मतलब अपना वही प्रैक्टिस कर रहा था। थोड़ा सा मैंने वेरीलॉग देखा था उस दिन, और मैंने अपने थोड़े प्रोजेक्ट्स रिवाइज किए उस दिन। तो बेसिकली ऐसे ही रहा। तो बेसिकली आप जतीन से शांत रहना सीख सकते हो, क्योंकि जब आपकी 1 दिसंबर की किसी कंपनी में नहीं होती है तो कितने लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। बट जतीन ने पूरी तरह से संयम रखे और फिर सेकेंड डे सैमसंग थी और सैमसंग में ही इनका सिलेक्शन हो गया। तो ये कहीं से कोई जरूरी नहीं है कि आपका अगर किसी का टेस्ट नहीं निकला है तो आगे भी किसी कंपनी में नहीं होगा। तो आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। तो सैमसंग में कितने राउंड्स ऑफ इंटरव्यू थे? सैमसंग में मेरे 2 राउंड हुए थे। तो दो दो राउंड टेक्निकल दोनों। ओके। तो जतीन, आपका फर्स्ट राउंड एक्सपीरियंस में क्या पूछा गया था, कौन से टॉपिक टच किए गए थे? तो फर्स्ट मोस्टली जब मैंने इंट्रोडक्शन, उन्होंने बोला इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो उसमें मैंने थोड़ा सा अपना वेरीलॉग का डाल दिया था, क्योंकि मुझे उसमें आई थिंक थोड़ा कॉन्फिडेंस था। तो तो फर्स्ट क्वेश्चन तो वो बेसिकली उन्होंने एक छोटा सा कोड लिखा था वेरीलॉग में, और वो उसका बोला था कि क्या सर्किट बनेगा। तो वो सिंपल पाइपलाइन का सर्किट बन रहा था उससे। और सेकंड क्वेश्चन था कि उन्होंने वेवफॉर्म बना दी थी क्लॉक इनपुट और आउटपुट की। तो उससे उन्होंने बोला था कि आपको सर्किट बनाना है सीधा। तो वो एक्चुअल में राइजिंग एज डिटेक्टर था, मूरे मशीन से वो इम्प्लीमेंट हो रहा था। तो उसमें उसमें मुझे एक्चुअल में थोड़ा टाइम लग गया था, क्योंकि उसमें डायरेक्टली आपको सर्किट बनाने को बोल दिया था, और इतना टाइम भी नहीं था कि मैं पूरी स्टेट मशीन बनाऊं और फिर उससे सर्किट बनाऊं। तो डायरेक्टली आपको ये क्या करना था कि वेवफॉर्म से सर्किट सोचना है। तो उसमें थोड़ा टाइम लग गया था, बट अल्टीमेटली मैंने बता दिया था। थर्ड क्वेश्चन उसमें था कि अराउंड उसका मॉसफेट से सब थ्रेशोल्ड का कुछ उन्होंने रिलेशन पूछा था कि सब थ्रेशोल्ड में क्या 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 होता है। और फोर्थ क्वेश्चन उन्होंने फिर पजल एक पूछी थी। पजल में उन्होंने पूछा था कि आपके पास अराउंड 8 कॉइन्स है, और 8 कॉइन्स में आपका एक कॉइन है जो कि जिसका वेट अलग है, मतलब हैवी है वो। और 7 कॉइन्स, बाकी 7 कॉइन्स आइडेंटिकल है, तो आपको एक कॉइन उसमें ढूंढना है। तो उसमें जो ऑब्वियस सोल्यूशन होता है वो सभी को पता होता है कि वेइंग मशीन है, आप चार इधर रख दो, फिर उन चार में से फिर दो दो इधर, फिर दो में से वो कोई एक, तो ये 3 अटेम्प्ट में। पर ये ऑब्वियस होता है क्योंकि सभी को ये पता होता है। तो उन्होंने कहा था कि ये इसका एक और इसका तरीका होता है। तो उस टाइम तो मुझे समझ नहीं आया, तो उन्होंने थोड़ा टाइम दिया सोचने के लिए। तो फिर अल्टीमेटली मुझे स्ट्राइक कर गया कि वो 8 में से कोई भी 6 सिलेक्ट कर लो, और छः छः में से कोई 3 इधर और 3 इधर रख दो। और अगर वो दोनों इक्वल है, 3-3, तो जो दो बचे हैं उनमें से एक हैवी होगा, तो उन दोनों को वेइंग मशीन पे रख दो। बट अगर ये 3 और 3 में से कोई 3 हैवी निकले, तो फिर वो 3 में से जो भी हैवी ग्रुप है, जो भी 3 का था ग्रुप, उनमें से कोई 2 सिलेक्ट करके वेइंग मशीन पे रख दो। तो अगर वो उनमें से कोई एक हैवी हुआ तो वो सिलेक्ट हो जाएगा,
अगर वो दोनों इक्वल हुए तो जो एक बचा हुआ है वो हैवी होगा, तो वो 2 अटेम्प्ट में हो जाता है ये वाला चीज़। तो अल्टीमेटली क्योंकि इंटरव्यू में वो ये नहीं देखते कि आप सही आंसर बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे। अल्टीमेटली आपका आपका जो प्रोसेस है सोचने का, थॉट प्रोसेस, वो भी एक वो चीज़ वो चेक करते हैं। तो आई थिंक तो ये 4 क्वेश्चन थे और चारों का मैंने आंसर दे ही दिया था। सेकंड क्वेश्चन में मुझे, सेकंड और फोर्थ क्वेश्चन में टाइम लग गया था। तो जैसा कि जतिन बता रहे थे, तो आप एक बात ध्यान दे सकते हो कि इन्होंने वेरिलॉग खुद से बता दिया, क्योंकि इनका वेरिलॉग हाँ, स्ट्रॉन्ग पॉइंट थे। तो स्ट्रॉन्ग मैं था। यही हाँ, बताना चाह रहा हूँ कि आप चाहो तो अपना क्वेश्चन खुद सेट करवा सकते हो इंटरव्यूअर से। हाँ, आप ऐसे बिल्कुल कुछ आप। वर्ड्स बोल दोगे या कुछ टॉपिक बोल दोगे, वहीं से इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, आपको फर्स्ट मैं बोलूँगा कि इंट्रोडक्शन अपनी प्लेन नहीं रखनी है कि भई आपने बोल दिया मेरा नाम ये है, मेरा और मैं यहाँ पे रहता हूँ और ये सब। आप उसमें एंड में आप ये बोल दो कि मैं ये चीज़ में अच्छा हूँ। तो 80% चांसेस रहते हैं कि उसी पे क्वेश्चन आपको आए। 20% हो सकता है कि इंटरव्यू नहीं इंटरेस्टेड हो, पर 80% होगा, ऐसा प्रोबेबिलिटी होगी कि आपसे वही उसी उसी टॉपिक पे क्वेश्चन पूछे। या एग्जैक्टली जैसे मैंने बोल दिया था कि मेरा प्रोजेक्ट ये है, तो मेरा उसी प्रोजेक्ट से हाँ, स्टार्ट हो गया इंटरव्यू। हाँ, बिल्कुल, और ऐसा दूसरी ही बात होगा। और दूसरी बात अगर ध्यान आप दिए होंगे, तो ये बोल रहे थे कि पजल पूछा गया, तो आपके टेक्निकल नॉलेज के अलावा भी आपको पजल आने चाहिए। जैसे गिग्स फॉर गिग्स पे आप जाओगे तो 100 पजल है, आप वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। हुँ, और अगर कुछ नया आ गया, तो जैसा कि जतिन दिमाग लगा रहे थे, तो उसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड भी होना चाहिए। अगर आप रिलैक्स रहोगे तभी दिमाग चलेगा, तो वहां पे बिल्कुल नहीं घबराना है और रिलैक्स रहना है। ठीक है। तो जतिन, अब आप ये बताइए कि सेकेंड राउंड ऑफ एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा, उसमें क्या पूछा गया। तो सेकंड राउंड मेरा कुछ अराउंड 30 मिनट्स चला था और मुझे ईज़ी लगा था सेकंड राउंड। फर्स्ट राउंड अराउंड 1 आवर चला, पूरा 1 आवर चला था और सेकंड राउंड 30 मिनट्स चला और उसमें बेसिकली ईज़ी मतलब वेरिलॉग से ही रिलेटेड था वो भी। तो उसमें टेस्ट बेंच कैसे लिखते हैं, कोई आपको काउंटर है तो काउंटर में आपको अगर टेस्ट करना है तो आप कैसे उसको टेस्ट करोगे, उसमें रीसेट स्विच है। तो आप उसको ओवरऑल उसकी वर्किंग कैसे टेस्ट बेंच में कैसे लिखोगे और अगर क्लॉक जनरेट करनी है तो वो सब, तो ईज़ी क्वेश्चंस थे उसमें सेकंड राउंड में। तो बेसिकली सैमसंग में कोई एचआर राउंड नहीं था, दोनों राउंड टेक्निकल से थे, और उसके बाद फिर रिजल्ट आ गया था। तो हाँ, जतिन, आप ये बताओ मतलब कि हमें पहले ही एचआर से कॉल आई थी कि आपका उन जो जनरल ऐसी टेलीफोन कॉल आई थी, तो उस पे यही सब पूछा कि आप आपका हो गया है और आपका नाम, फैमिली, ये सब थोड़ा बहुत। ओके। और आपने ये ऑनलाइन इंटरव्यू दिया था, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्या लगता है आपको कि ऑनलाइन इंटरव्यू ज्यादा अच्छा है या ऑफलाइन इंटरव्यू ज्यादा अच्छा है? मतलब आई फील ऑनलाइन बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें आदमी रिलैक्स्ड रह सकता है काफ़ी। मतलब उसमें ज़्यादा आपको जज नहीं कर सकेंगे आपकी बॉडी लैंग्वेज पे या किसी पे। तो और आप पानी की बॉटल रख सकते हो, साथ में पानी पी सकते हो और मतलब एज कम्पेयर टू ऑफलाइन, ऑनलाइन रिलैक्स्ड होता है काफ़ी। आपको या घबराने वाली बात नहीं है इसमें कुछ। और ऑफलाइन में क्या होता है कि आपके बहुत सारे फ्रेंड भी घूम रहे होंगे, और बहुत हाँ, सारे लोग होते हैं, तो एक भीड़ भाड़ वाली भी सिचुएशन होती हाँ, है। आप भीड़-भाड़। खड़े हो पूरे लेक्चर हॉल में, दिन भर आपका टाइम जा रहा है, थक गए। इसमें क्या है कि आप इंटरव्यू हाँ, दिया, वो थोड़ा आराम भी कर लिए। तो हुँ, मुझे भी बिल्कुल। ऐसा लगता है कि ऑनलाइन इंटरव्यू ज्यादा अच्छा है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, इसमें आप ज्यादा रिलैक्स रहते हो। हुँ, बिल्कुल आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। आप मतलब इधर-उधर घूमने से बेटर आप अपने बेंच पे बैठे हुए हो। आपको टाइम भी बता देंगे कि कब आपका इंटरव्यू है, कितने बजे है। बल्कि आपको उसमें पूरा चार्ट आ जाता है कि आपका इंटरव्यू इतने बजे हो जाएगा, तो वो चीज़ अच्छी है। तो जतिन, आप अपने जूनियर्स को क्या सजेस्ट करना चाहोगे, कैसे पढ़ना चाहिए? तो अगर आप मतलब ओवरऑल इसके बारे में अगर मैं बात करूँ इंटरव्यूज़ और इसके लिए, तो मैं बोलूँगा कि एक चीज़ आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। वो उसमें मतलब सब्जेक्ट नहीं बोल रहा मैं, सब्जेक्ट तो आपका एक स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए, चाहे वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो या एनालॉग आईसी डिज़ाइन। आपका एक टूल पे भी हैंड होना चाहिए, चाहे वो वेरिलॉग हो या फिजिकल डिज़ाइन हो या लेआउट लेआउट हो, आपका लेआउट बनाना हो, तो वो चीज़ आपकी एक स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। वो क्योंकि स्किल्स भी मैटर करती है जितना आपका सब्जेक्ट मैटर करता है। तो वो एक चीज़ आपका एक पॉइंट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए फॉर इंटरव्यूज, ठीक है, फॉर गेटिंग अ जॉब।
और ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो आपको सब्जेक्ट्स, अगर मैं एनालॉग आईसी डिज़ाइन और मॉस वीएलएसआई इन सबको छोड़ दूँ, तो आपको ज़रूर जो फ्यूचर में जो टेक्नोलॉजीज आने वाली है, चाहे वो क्वांटम इलेक्ट्रॉनिक्स हो, क्वांटम टेक्नोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटिंग हो, या आपका मशीन लर्निंग हो, तो उससे रिलेटेड चीज़ें आपको ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि आपका टाइम यही टाइम होता है, एमटेक की टाइम होता है जहाँ आप अच्छे से चीज़ को सीख सकते हो। ऑब्वियसली आप मतलब बाद में भी पढ़ सकते हो, लेकिन जहाँ पे आपको एक जो लर्निंग जो अच्छी लर्निंग वो आपको कॉलेज में मिल सकती है, तो आप ज़रूर इन कोर्सेज को भी कीजिए। क्वांटम इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, या मशीन लर्निंग हो गया, या और भी कोई जो फ्यूचर में टेक्नोलॉजी आने वाली है, तो ये बहुत हेल्पफुल होती है ये चीज़ें। लाइक जैसे हमारे में एक डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग की लैब थी, उसमें पाइथन में कोडिंग सिखाते थे, तो वो भी आप हाँ अच्छे से लो कि पाइथन आने हाँ वाला है। पूरे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हाँ पाइथन यूज होता है। अभी मेरे हाँ जॉब में तो भी पाइथन पूछ रहे हैं कि पाइथन अगर आपको आता है तो ये प्रोजेक्ट में आप काम करो। हाँ, तो आपको मतलब वो बिल्कुल सीखना चाहिए, उसमें कोई आप मतलब हेजिटेट ना करो, आप बस ले लो वो चीज़, तो आप कर लोगे। हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद जतिन। और बहुत ही आप इनसे बहुत सारी चीजें सीख सकते हो, शांत रहना, मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन में भी अपने आप को कैसे कंट्रोल करके रखे। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और मैं ऐसे ही और ठीक। वीडियो लाता रहूंगा। आप भी कुछ, अगर आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, हम उसका आंसर करेंगे। या किसी हाँ पर्टिकुलर टॉपिक्स पे आपको वीडियो देने हैं, या अगर आप किसी अच्छे कंपनी में काम कर रहे हो तो आप भी अगर इंटरव्यू देना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, हम डेफिनेटली आपको कांटेक्ट करेंगे। तो बाय बाय दोस्तों। ओके।